Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. I hope all of you will good guys. Today we will discuss about the osmotic fragility test. We will see what is OST, what is the basic mechanism of OST and what is the principle. We will discuss how we perform it in our laboratories, what is the clinical application of this test and why this test is just to be recommended to your patients. So step by step we will discuss about osmotic fragility test. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है क्या? इसके लिए आपको आपकी लैब्स के अंदर स्पेशली एक ईडीटीए कंटेन एक नॉर्मलाइज्ड रेड ब्लड सेल्स वाला स्पेसिमन चाहिए. ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को आप टर्म से लेके चलते हैं जी. ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी मींस समथिंग ऑस्मोसिस. आपको यहाँ पे ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट टाइप कोई चीज यहाँ पे मालूम होगी. फ्रेजिलिटी टेस्ट मींस कि आप इसमें जो एनालाइट यूज करेंगे, आप अपने स्पेसिमेन का जो इसमें कंपोनेंट यूज करेंगे, उस कंपोनेंट के साथ कुछ ऑस्मोसिस जैसी प्रॉपर्टी रिलेट करेगी. वहां पे वाटर का कुछ इफेक्ट होगा और उस स्पेसिमेन में जो एनालाइट होगा जिसमें इसमें जो आरबीसीज है, वो आरबीसीज कैसे उस ऑस्मोसिस को मेंटेन करते हैं, किस लेवल पे वो आरबीसीज बर्स्ट कर जाते हैं, हिमोलिसिस कर लेते हैं. सो बेसिक इसका जो मैकेनिज्म यही चीज है. आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन की कैपेसिटी को देखना होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऐड करने के बाद, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक के किन किन कंडीशंस के अंदर आरबीसीज की जो एक्सटर्नल लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किन किन कंडीशंस तक, लिमिटेड कंडीशंस तक आरबीसी की शेप को मेंटेन करती है. सो दिस इज अबाउट द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. व्हाट इज द ओएसटी? बेसिक प्रिंसिपल की तरफ आते हैं जी. व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो भाई जब आप अपना स्पेसिमन एक ईडीटी कंटेन और एनी ऑफ द स्पेसिमन दैट कंटेन प्रॉपर आरबीसीज, आप अपना वो आरबीसीज लेते हैं अनक्लॉटेड फॉर्म में, तो आरबीसीज को आप अपने डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर ऐड करते हैं. दिस इज अबाउट द प्रोसीजर. वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल हाउ रिएजेंट दैट इज यूज्ड इन ओएसटी एंड हाउ एनालाइट विल रिएक्ट टू ईच अदर. सो क्या होगा कि यहाँ पे हम आपके उन आरबीसीज को एक हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर मेंटेन करवाएंगे. हाइपोटोनिक कंडीशन ऐसी कंडीशन जहां पे साल्ट्स की अमाउंट कम होती है और सॉल्वेंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है. लिक्विड पोर्शन वहां पे ज्यादा होता है, वहां पे साल्ट्स की अमाउंट कम होती है. अब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में भाई जो आप सॉल्यूशन यहाँ पे लेते हैं, साल्ट लेते हैं, दिस इज जस्ट टू बी द NaCl. NaCl यहाँ पे आप साल्ट लेते हैं और हाइपोटोनिक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं. क्या होता है कि ये आपके आरबीसीज हैं, यहाँ पे ये वाला सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है ओएसटी का एज अ रिएजेंट. तो क्या होगा कि जहां पे साल्ट्स की कमी है, साल्ट्स कम है, तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस कहां से होती है, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट एंड लो साल्ट टू हाई साल्ट. अब एक्सटर्नली हाइपोटोनिक है, साल्ट्स की अमाउंट कम है, आरबीसीज के अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो आरबीसीज की भाई एक्चुअली मूवमेंट कहां से कहां स्टार्ट होगी, इट विल मूव इनसाइड योर सेल. आपके सेल के अंदर आरबीसी के अंदर यहाँ पे वाटर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी. एट एक टाइम आएगा कि आपके यहाँ पे आरबीसी की एक्सटर्नल लेयर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक टाइम तक वो इस आने वाले अंदर पानी को, ऑस्मोसिस लिक्विड पोर्शन को, सॉल्वेंट पोर्शन को तो बर्दाश्त करेगी, बियर करेगी, लेकिन एट अ सर्टेन टाइम उसकी जो टॉलरेंस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा. वो उसकी मेंटेनेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो आरबीसी की ओरिजिनल शेप है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा. तो क्या होगा कि जब काफी ज्यादा यहाँ पे सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो एट टाइम आएगा कि जो आपके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट विल स्टार्ट टू बर्स्ट, बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो इस बर्स्टिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज, दिस इज कॉल्ड हिमोलिसिस, और यहाँ पे हिमोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. ठीक है ना. डेफिनेशन देखिए, प्रिंसिपल के इस टेस्ट के अंदर जब रिएजेंट्स को, स्पेसिमन को ऐड किया जाता है, तो किन किन स्टेप्स के किन किन तरीकों से आपके आरबीसी के ऊपर डिफरेंट साल्ट्स आके रिएक्शन करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस और द क्लिनिकल एप्लीकेशंस कि किन कंडीशंस में आप ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट स्पेशली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए, मैंने बताया कि आरबीसी की शेप को देखने के लिए, कंफर्मेशन के लिए आप ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाते हैं, ओएफटी करवाते हैं. नॉर्मल आरबीसीज की शेप को एबनॉर्मल से डिफरेंशिएट करने के लिए आप ओएफटी करवाते हैं. नॉर्मल जो साइज होता है आपके आरबीसीज का, 7.2 माइक्रोमीटर, तो अगर तो साइज ज्यादा होगा मींस उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा वो ऑस्मोसिस करेगा. उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो उसका जो टॉलरेंस लेवल होगा उस ऑस्मोसिस का वो ज्यादा होगा. लेकिन अगर तो आरबीसीज का साइज ही छोटा है, जिसकी शेप भी छोटी है, साइज भी छोटा है, तो छोटा साइज होने की वजह से, शेप छोटी होने की वजह से उसका सरफेस एरिया भी कम होगा.
वो ऑस्मोसिस तो करेगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टॉलरेंस खो देगी, उसका जो टॉलरेंस लेवल कम होगा जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में एज अ जो OFT है वो ज्यादा आएगा। अब ये ज्यादा कम कैसे आता है हम ग्राफ में एक्सप्लेन मैं करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए आपकी नॉर्मल एरिथ्रोसाइटोसिस देखने के लिए कि जो नॉर्मल एरिथ्रोसाइटोसिस हो रही है वो नॉर्मली हो रही है ना, जो आरबीसीज उसमें बन रहे हैं उसकी शेप्स तो मेंटेन्ड है ना, वो नॉर्मल शेप में तो नहीं है, जस्ट लाइक कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। इसके अलावा आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो टेंडेंसी को देखते हैं आप आरबीसीज की। उसके अलावा डिफरेंट डिजीज कंडीशंस है, जस्ट लाइक थैलासीमिया की बात कर लें, आयरन डेफिशिएंसी की बात कर लें, लिवर डिजीज के अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर एक्चुअली आपके आरबीसीज ही इफेक्ट होते हैं। वो आरबीसीज में आयरन की कमी हो सकती है, वो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, वो आरबीसीज की जब फॉर्मेशन होती है, एरिथ्रोसाइटोसिस होती है तब भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इम्यूनिटी डिसऑर्डर आ सकता है। मीन्स टू से इन दिस कंडीशंस RBC डैमेज। If RBC is damaged, it means the shape of RBCs will before normal। अगर इसके प्रोसीजर की बात कर लें तो आप इसमें एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्यूब्स लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसमें लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ NaCl लेते हैं 0.1 to 0.9। नॉर्मली जो आपके आरबीसीज होते हैं, जो आपके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 0.5% NaCl कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर आपके वो आरबीसीज हिमोलाइसिस करते हैं। लेकिन अगर तो एबनॉर्मल कंडीशन है, मेन टू से कि जो आपके आरबीसीज है वो एबनॉर्मल कंडीशन में, उनकी शेप जहां ज्यादा है या कम है, तो क्या होगा कि 0.5 से पहले या ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में उसकी हिमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस हिमोलाइसिस को कितनी हिमोलाइसिस हुई है आप फोटो इलेक्ट्रिक जो आपकी मशीन्स होती हैं वहां पे इसकी चेकिंग करके आप कर्व्स के जरिए आप अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आपको जो पहली यहाँ पे रो नजर आ रही है जस्ट टू गिव द नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो 0.5% NaCl कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हिमोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जस्ट लाइक बिलो एबनॉर्मल शेप, ये आपको एबनॉर्मल शेप मतलब कि जिसमें 0.5 से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में 0.3 0.2 वहां पे हिमोलाइसिस होना स्टार्ट हो गई। कब की तरफ आती है जो मेन चीज है आपके आज के हमारे इस टॉपिक की, जब आप अपने प्रोसीजर्स के साथ हिमोलाइसिस देख लेते हैं कि किस वाले सोल्यूशन में कितनी हिमोलाइसिस आई है, क्या 0.1 में आई है, क्या 1.0 सोल्यूशन है 0.9% वाला जो सोल्यूशन है उसमें हिमोलाइसिस आई है। तो इस हिमोलाइसिस को देखते हैं। नॉर्मली मैंने बताया कि 0.5% NaCl कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर आरबीसीज हिमोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपके आरबीसीज की हिमोलाइसिस 0.5 पे मैक्सिमम होती है। अगर तो आपके सेल्स की शेप है नॉर्मल है, शेप यहाँ तो साइज बड़ा है यहाँ साइज छोटा है, यहाँ तो सरफेस एरिया बड़ा है यहाँ सरफेस एरिया छोटा है, तो इन सरफेस एरियाज की डिफरेंशिएशन की वजह से हिमोलाइसिस ऑस्मोसिस ज्यादा कम होगी। जब ऑस्मोसिस ज्यादा कम होगी उसकी जो प्लाज्मा की टेंडेंसी टॉलरेंस लेवल कम ज्यादा होगा। जब टॉलरेंस लेवल कम ज्यादा होगा तो हिमोलाइसिस फिर नॉर्मल जैसी नहीं रहेगी, एबनॉर्मल जैसी रहेगी। ठीक है जी, अब एबनॉर्मल बात कर लें 0.9 सोल्यूशन में आपके जो आरबीसीज होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं, टोटली हिमोलाइसिस कर लेते हैं। आपने लैब्स में सुना भी होगा कि जब आप अपना जो सेलाइन होता है, सेलाइन सोल्यूशन, आप जब उसको अपने आरबीसीज में ऐड करते हैं आपके आरबीसीज वहां भी हिमोलाइसिस कर देते हैं। सेलाइन सोल्यूशन में क्या होता है कि 9% NaCl होता है वहां पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके आरबीसीज की हिमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो कर्व्स हैं आपके पास, नॉर्मल इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0.5 एट द 0.5 नॉर्मल सेल्स स्टार्ट विद हिमोलाइसिस। इसमें जो साइज है सेल का वो आपके सेल का वो डिफरेंट है, उसकी शेप डिफरेंट है, उसकी जो सरफेस एरिया डिफरेंट है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टेंडेंसी डिफरेंट है। ठीक है जी, दिस इज अबाउट द कर्व। कर्व से मैंने बताया कि कैसे आप अपने इसके रिजल्ट्स को एनालिसिस इसका कर सकते हैं, कैसे आप प्रोसीजर्स में जो आपकी ट्यूब्स के रिजल्ट्स आते हैं आप अपनी मशीन से उसकी रीडिंग्स लेके इस ग्राफ के जरिए इन वे में इस तरह आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉटिंग के बाद अपने आप रिजल्ट्स एनालिसिस उनका कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इन पेशेंट्स को ये रिकमेंड किया जाता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, क्यों ये हिमोलाइसिस में क्यों होती है। ठीक है जी, ऑस्मोसिस इसमें कैसी होती है। So I discussed here about the osmosis. सब चीज मैंने आपको बताई है। So I hope this will productive for you guys. Thank you so much. See you soon in the next video.